अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे कि एक्चुअली हमने पढ़ा था कल सेल्फ इंडक्शन, जिसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी पढ़ा, यानी कि एल हमें निकला था सिंपली किसके बराबर, ई डिवाइड बाई डी आई इंटू डी डी, या सिंपली जो ई एम एफ आपको मिलता है वो मिलता है सेल्फ इंडक्शन में, दैट्स एल इंटू डी आई बाई डी टी, वेयर एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब थोड़ा सा हम इसके आगे उससे आगे जाएंगे, दैट्स इस सेल्फ इंडक्शन को हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्यों? देखो बेटा, जब एक सोर्स ऑफ ईएमएफ करंट को सेंड करता है इन किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, फॉर एग्जांपल हमारे पास आमतौर पर इंडक्टर कॉयल थी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास इंडक्टर कॉयल है। जब एक सोर्स ऑफ ईएमएफ उसके साथ कनेक्ट किया जाता है तो सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या काम करता है, इट टेंड्स टू सेंड द करंट थ्रू दैट इलेक्ट्रिक कॉयल, उस इंडक्टर से वो करंट भेजता है। तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से, इस इंडक्टर की सेल्फ इंडक्शन की वजह से या हम ऐसा कह सकते हैं कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट इंडक्टर स्पेशली कॉइल बिहेव द सेम वे एज द मास ऑफ द बॉडी, यानी जो वो सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल का वो इसी तरह बर्ताव करता है, इसी तरह बिहेव करता है जिस तरह एक बॉडी का मास करता है बिहेव, जब उस पर कोई फोर्स एक्चुअली लगाया जाता है जिसकी वजह से वो स्टेट अपनी चेंज करता है कोई बॉडी। यानी कि एक्चुअली हमने स्टडी किया है कि जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का वो उतनी ज़्यादा अपोजिशन हमें दिखाएगा जब अपनी स्टेट चेंज करने में। अपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा है कि उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यहाँ पे इनर्शिया का ही कॉन्सेप्ट है। बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और ए बॉडी इन मोशन विल टेंड टू रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक्चुअली वो हमें उसमें यही चीज़ बताना चाहता है कि एक्चुअली अगर एक बॉडी रेस्ट में है वो अपनी स्टेट चेंज करने की कोशिश नहीं करता है, वो चाहता है कि जिस स्टेट में हूँ उसी स्टेट में मैं रहूँ। अगर वो रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहता है, अगर वो मोशनिक स्टेट में है तो वो मोशनिक स्टेट में ही रहता है, अनलेस वो तब तक रहता है जब तक ना उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। लेकिन उसमें भी जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स जरूरी ज़्यादा होना चाहिए उसके मास से, क्योंकि मास शोज अस द पोर्शन। अब अगर मास ज़्यादा है तो ओब्वियसली हमें तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, अगर मास कम है तो कम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। तो इन जनरल हम कहते हैं कि मास ऑफ ए बॉडी गिव्स अस द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास ही वो चीज़ है जो हमें इनर्शिया का कंसेप्ट देता है, इनर्शिया का मेजर हमें देता है कि अगर ज़्यादा मास आपके ऑब्जेक्ट में है तो ओब्वियसली आपने ज़्यादा फोर्स लगाना है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, अगर मास कम है तो कम फोर्स लगाना पड़ता है हमें उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। इसी तरह जिस तरह वहाँ पे मास बिहेव करता है स्टेट चेंज करने में बॉडी के लिए, वो अपोजिशन खड़ी करता है वहाँ पे, इसी तरह हमारे इस इंडक्टर में यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस काम करती है। जिस तरह मास वहाँ पे काम करता है इसी तरह सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे काम करता है। So likewise, the mass of a body gives us measure of its inertia. In the same way, more the self-inductance of a coil, more is the opposition it offers to the change in the current through the coil. यानी कि जिस तरह हमने देखा वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, वो उतनी ज़्यादा अपोजिशन हमें दिखाता है। इसी तरह यहाँ पे हमारा इंडक्टर है, जितनी इंडक्टर के पास सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मुश्किलात हमारे लिए, उतना ज़्यादा हमें करंट पास करना पड़ेगा उसकी उस सर्किट में, यहाँ उस कॉइल में उतना ज़्यादा हमें करंट पास करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा अपोजिशन मिलेगी। दैट्स मोर इज द अपोजिशन इट ऑफर्स टू द चेंज इन द करंट। यानी चेंज इन करंट तो इजीली नहीं होगा यहाँ पे जितनी सेल्फ इंडक्टेंस जहाँ पे ज़्यादा होगा। दैट इज वाई हम सेल्फ इंडक्टेंस को कहते हैं इट इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना समझ में। सो देयरफॉर व्हेन सोर्स ऑफ ईएमएफ टेंड टू सेंड करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें हमने एक इंडक्टर डिस्कनेक्ट किया है, तो याद रहे जो वहाँ पे इस इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस है ना, इट बिहेव्स द सेम वे एज डज द मास बिहेव्स इन केस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जब इनकी स्टेट चेंज करनी होती है वहाँ पे मास हमें चेंज करने में मुश्किलात खड़ा करता है, यहाँ पे एक्चुअली सेल्फ इंडक्टेंस हमें मुश्किलात खड़ा करता है एक्चुअली करंट चेंज करने के लिए। दैट इज वाई हम इन सेल्फ इंडक्टेंस को कहते हैं इट इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। नंबर सेकंड पॉइंट, आमतौर पर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते थे कल, चूंकि हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात जब हमने की थी वो हमने कहा था कि इंडक्टर में सेल्फ इंडक्टेंस होती है, याद रहे। लेकिन अगर हमारे पास इंडक्टर के बदले एक स्ट्रेट वायर हो, एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, तो याद रखना सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इज जीरो। इसकी सेल्फ इंडक्टेंस जो होगी इसकी वो सिंपली किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर। तो याद रखना है फिर से, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर स्ट्रेट वायर इज जीरो। जो सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट होती है वो बेटा सिर्फ जनरेट होती है कहाँ पे, इंडक्टर्स में वो जनरेट होती है, ठीक है ना। तो दिस वाज ये एक्चुअली थोड़ा सा कंसेप्ट था आपके दिस रिगार्डिंग दी सेल्फ इंडक्शन। नाउ एक्चुअली टुडे वी विल डिस्कस इंडक्टर्स, दीज कॉइल्स आर इंडक्टर्स विच आर इन डिफरेंट अरेंजमेंट्स। पहले हम देखेंगे इंडक्टर्स इन सीरीज।
आपने बहुत बार पढ़े हैं, हमने रेजिस्टर्स पढ़े, हमने कैपेसिटर्स पढ़े, वहाँ पे हमने सीरीज़ और पैरेलल फैशन पढ़े। इवन कैपेसिटर्स में तो शायद आपने मिक्सड भी फॉर्म में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे इंडक्टर्स इन सीरीज़। उसके लिए हम क्या करेंगे, विल कंसिडर टू इंडक्टर्स। यहाँ पे दो हम इंडक्टर्स लेंगे जिनकी सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 है, लाइक दिस। ये हमारे पास दो इंडक्टर्स है, दिस इज L1 एंड L2, ठीक है ना। तो बेटा इन इंडक्टर्स को हमने कनेक्ट किया है एंड टू एंड कनेक्शन, आप देख सकते हो यहाँ पे, दैट्स इसको सीरीज फैशन कहते हैं, इट इज एंड टू एंड कनेक्शन। सो वी आर कंसिडरिंग टू इंडक्टर्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 and L2 which are connected in series as shown here, they are actually showing us end to end connection, that's why it is series fashion. तो लेट एट किसी भी इंस्टेंट पे जब हम सोर्स ऑफ ईएमएफ इनके साथ कनेक्ट करेंगे, किसी भी इंस्टेंट पे हम देखेंगे जो करंट वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हम लेंगे किसी भी इंस्टेंट पे, लेट di/dt बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ current through these inductors at any instant, that is rate of change of current at any instant through the coils। यहाँ पे coils इंडक्टर्स, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमें किसी भी इंस्टेंट पे दिखाता है इन coils में। एंड साथ साथ E1 एंड E2 हम लेते हैं क्या है, इंड्यूस्ड EMFs विच आर प्रोड्यूस्ड अक्रॉस दीज टू इंडक्टर्स। E1 इज द इंड्यूस्ड, जैसे करंट इसमें चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड EMF E1 जनरेट होगा, और जैसे इसके साथ यहाँ पे एक्चुअली जैसे इसके साथ करंट चेंज होगा तो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF E2 क्या होगा, वो जनरेट होगा, ठीक है ना। देन हमें पता है, देन अकॉर्डिंग देन E1 कितना होगा, तो स्ट्रेट अवे देन बेटा आपका जो E1 होगा ना वो किसके बराबर होगा, अभी आपने सेल्फ इंडक्ट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा, हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस, तो E1 विल बी -L कंटेनिंग द लेंजेस लॉ di/dt, एंड E2 किसके बराबर होगा बेटा, E2 सिंपल इज इक्वलेंट -L, L1 है यहाँ पे L1, ये L2 है चूंकि हमने L1 L2 लिए हैं, इंटू di/dt। These are the induced EMFs produced across the two coils। अब हम इन दो इंडक्टर्स को देखेंगे जब अब हम एज इक्वलेंट इनको लेंगे, यानी कि अब दोनों एज अ सिस्टम हम लेंगे, दोनों लेंगे, हम लेंगे लेट LS जो हमारे पास है, LS बी द इक्वलेंट सेल्फ इंडक्टेंस, इक्वलेंट सेल्फ इंडक्टेंस, ये इक्वलेंट सेल्फ इंडक्टेंस है ऑफ द टू इंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, ऑफ द टू inductors connected in सीरीज। ये दो हम क्या कहते हैं, अब जब हम इनको एज एक सिस्टम लेंगे, या हम इस तरह भी कह सकते हैं हम इन दो इंडक्टर्स के बदले एक और इंडक्टर लेंगे, एक ही इंडक्टर लेंगे जो इन दोनों का इफेक्ट हमें दिखाएगा, उसको इक्विवेलेंट इंडक्टर कहते हैं। वो मैं एक ही इंडक्टर लूंगा जिसकी इंडक्टेंस विल बी इंडक्टेंस ऑफ दीज टू इंडक्टर्स, एंड EMF जो प्रोड्यूस होगा दैट इज EMF ऑफ दीज टू इंडक्टर्स। तो उस इंडक्टर को हम एक्चुअली इक्विवेलेंट इंडक्टर कह सकते हैं। तो वही मैंने लिखा, लेट उस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है ना दैट LS है, ठीक है ना, तो वही मैंने लिखा। एंड अगर इसमें E1 प्रोड्यूस हुआ इंड्यूस्ड EMF, इसमें E2, देयरफॉर इक्विवेलेंटस में हम लेंगे लेट E बी द, उसमें हम E लेंगे एज दिस इंड्यूस्ड EMF, दैट्स इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन इक्विवेलेंट इंडक्टर, इक्विवेलेंट इंडक्टर। लेट हम यहाँ पे क्या लेते हैं, E लेते हैं इंड्यूस्ड EMF जो किस में प्रोड्यूस होता है, उस इक्विवेलेंट इंडक्टर में, या एज ए सिस्टम जब हम लेते हैं दोनों को तो उस इक्विवेलेंट इंडक्टर में जो EMF जनरेट होता है वो E होता है, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना होगा दैट इज वो सेम ही रहेगा, दैट इज di/, यानी कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt होगा उस इक्विवेलेंट इंडक्टर में, तब हमें इंड्यूस्ड EMF E जनरेट होगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा आपका E किसके बराबर आएगा, तो देयरफॉर बेटा आपका E विल बी सिंपली इक्विवेलेंट टू -LS di/dt, where LS is the self inductance or coefficient of self inductance of equivalent inductor, दोनों का, ठीक है ना। तो E किसके बराबर निकला, -L di/dt। नाउ मुझे ये बताओ जो इस ये E होगा ये किसके बराबर, ये सिंपली होगा बराबर है E1 प्लस E2 होगा ना, दैट इज द नेट EMF विच इज प्रोड्यूस इन द इक्विवेलेंट इंडक्टर, इट विल बी सिंपली EMF प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट इंडक्टर प्लस EMF प्रोड्यूस्ड इन सेकंड इंडक्टर, है ना। क्योंकि सीरीज फैशन में हमारा करंट जो वो सेम रहता है लेकिन इंड्यूस्ड EMF सेम नहीं रहता, तो जो इंड्यूस्ड EMF में जनरेट होगा, इस जो EMF है वो सेम नहीं रहता, EMF जो यहाँ पे जनरेट होगा वो सम ऑफ द टू EMF प्रोड्यूस इन द टू इंडक्टर्स होगा। तो आप वैल्यू दे सकते हो, गिविंग वैल्यूज टू
E1 एंड E2, इनको अपना अपना वैल्यू दो। तो E किसके बराबर है, माइनस एल एस डी आई बाई डी टी। इसी तरह E1 किसके बराबर निकला था, वो निकला था एल आई डी आई बाई डी टी प्लस L2 डी आई बाई डी टी। अब देखो बेटा, शायद सॉरी इट इज़ माइनस, प्लस नहीं है, माइनस माइनस निकला था। तो अब डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, डी आई टी भी कैंसिल हो, चूंकि इन दोनों से डी आई बाई डी टी कॉमन निकलेगा, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। माइनस भी निकलेंगे, वो कॉमन निकलेंगे, आपको सिंपली एल निकलेगा बराबर, एल एस निकलेगा बराबर L1 प्लस L2। सो देयरफॉर जो आपको नेट इंडक्टेंस वहाँ पे मिलेगी इन केस ऑफ दिस सीरीज फैशन, इट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू द इंडक्टेंसेस ऑफ द टू inductors. That's LS is simply equivalent to this is equivalent inductance is simply equivalent inductance as first inductor plus inductance as second inductor. लेकिन ये बेटा इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है, जब हम दो कॉइल्स को, दो इंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं जिनकी सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 एंड L2 है, इनको हम सीरीज फैशन में लगा देते हैं, लेकिन ये फार अपार्ट होने चाहिए, यानी इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस होनी चाहिए, ये डिस्टेंस जो इन दो दरमियान ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब हमारा जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकलता है L1 प्लस L2। क्यों, अगर हम डिस्टेंस इनके दरमियान कम रखेंगे तो बेटा हमें एक और इंडक्टेंस भी पढ़नी है, उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस उस वक्त टेक प्लेस होती है जब डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स वेरी कम रहती है। सो दैट इज वाई यहाँ पे आपने एक पॉइंट जरूरी ध्यान में रखना है कि ये वाली इक्वेशन तब एक्चुअली अप्लाई होती है जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज लार्ज, अच्छी खासी डिस्टेंस इनके दरमियान हो, तब इजीली आप कह सकते हो LS इज इक्विवेलेंट L1, जितने भी इंडक्टर हो, L1 प्लस L2 प्लस L3 L4 जितने भी हो। लेकिन मसला तब होता है अगर हमारे पास अब डिस्टेंस बहुत कम है, यानी व्हेन दो कॉइल्स हमारे पास है, वी आर हैविंग टू कॉइल्स, सेल्फ इंडक्टेंस वंस अगेन L1 एंड L2 है, लेकिन अब वो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है, तो बेटा उस वक्त आपने जरूरी ये याद रखना है, वहाँ पे बिसाइड सेल्फ इंडक्शन वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन भी होगी। यानी कि जब दो कॉइल्स बहुत नज़दीक होंगे, इसको मैं स्टार में आपको बनाऊंगा, इफ़ two coils या inductors are very close to each other, then वहाँ पे एक तो सेल्फ इंडक्शन भी होगी, लेकिन बिसाइड सेल्फ इंडक्शन वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन भी होगी। अभी म्यूचुअल इंडक्शन तो हमें पढ़नी है, लेकिन आपने रखना है उस वक्त दोनों इंडक्शंस वहाँ पे होंगी। एक तो सेल्फ इंडक्शन तो हर एक कॉइल में होगी, लेकिन साथ साथ इन दो में एक और इंडक्शन होगी जो एक दूसरे के साथ होगी वहाँ पे, तो उसको आप म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं बेटा, वो वहाँ पे भी होगी, ठीक है ना। तो उस वक्त जो आपको निकलेगी दिस इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, तो याद रखना बेटा वो सिंपली होगी L1 प्लस L2 होगी ना। दिस इज सेल्फ इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइल प्लस सेल्फ इंडक्शन ऑफ सेकंड प्लस ट्वाइस म्यूचुअल इंडक्शन। ये आपने जरूरी याद रखना है। ये फार्मूला कब अप्लाई होती है, जब एक्चुअली कॉइल्स बहुत नज़दीक होंगे एक दूसरे के साथ, तो उस वक्त जब वो नज़दीक होंगे तो बिसाइड सेल्फ इंडक्शन वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन भी होगी। तो जब दो कॉइल्स है तो वहाँ पे एक्चुअली इक्वेशन अब वो रहेगी LS इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस M, ठीक है ना। थोड़ा सा आपने याद रखना था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ इंडक्टर्स इन पैरेलल्स, इंडक्टर्स इन पैरेलल दूसरा फैशन हम पढ़ेंगे। अब हम इंडक्टर्स को क्या रखेंगे, पैरेलल फैशन में रहेंगे, दैट इज देयर वन साइड विल बी कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड अदर साइड विल बी कनेक्टेड टू अदर पॉइंट, ठीक है ना। तो वंस अगेन हम क्या करेंगे, हम दो इंडक्टर्स लेंगे, इस तरह लो ऑफ, इनको हमने दो पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करना है। तो L1 L2 या इस तरह भी हम बना सकते हैं, ये एक दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इनको सोर्स ऑफ EMF में लगा देंगे हम बेटा। सिंपली I अगर करंट पास हो रहा है तो इसमें से कुछ करंट I1 पास होगा, इसमें से कुछ करंट I2 पास होगा, ठीक है ना। बाकी EMF अक्रॉस दीज टू विल रिमेन द सेम, क्योंकि पैरेलल फैशन है, पैरेलल फैशन में EMF सेम रहता है, करंट चेंज होता है। तो ऑब्वियसली उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो इंडक्टर्स लेते हैं जिनकी सेल्फ इंडक्टेंसेस कितने हैं, L1 एंड L2 है। कनेक्ट किस तरह हमने किया है, पैरेलल फैशन में। तो लेट हम कुछ करंट हम यहाँ पे सोर्स दे रहा था, तो वो यहाँ पे एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होगा। I1 करंट L1 कंडक्टर से पास होगा और I2 करंट L2 कंडक्टर से पास होगा, ठीक है ना। तो जब करंट इनमें पास होगा तो ऑब्वियसली किसी टाइम पे भी आप देखोगे इनमें करंट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो करंट चेंज होगा उसको हम फॉर एग्जाम्पल जो इंडक्टर फर्स्ट है, इंडक्टर फर्स्ट ये इंडक्टर फर्स्ट है, ये सेकंड इंडक्टर है। तो इसमें जो हमने इंडक्टेंस L1 ली है, करंट इसमें पास हुआ है I1। इसी तरह इंडक्टर सेकंड जो है बेटा, इसमें L2 हमारी सेल्फ इंडक्टेंस इसमें है और करंट इसमें I2 बह रहा है,
ठीक है ना। ईएमएफ दोनों के दरमियान जो है ना, ईएमएफ जो सेम रहता है बेटा, ईएमएफ दोनों के अक्रॉस कितना रहेगा, ई रहेगा। अब किसी आफ्टर सम टाइम इंटरवल, कुछ टाइम गुजरने के बाद जो चेंज ऑफ करंट होगा, लेट di1/dt एंड di2/dt be the rates of change of current through the be the rates of change of currents through L1 एंड L2। सिंपली L1 एंड L2 दो कंडक्टर्स, इन दो कंडक्टर्स के दरमियान जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा वो सिंपली, यानी जब करंट पास होगा तो इसमें करंट चेंज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt लेंगे, और इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो di2/dt हम लेंगे बेटा। ठीक है ना, किसी भी इंस्टेंट पे, क्योंकि दो कंडक्टर्स हैं पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज द सेम, वो सेम रहेगा बिटवीन दैट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन देम विल बी द सेम, इन दोनों में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो सेम रहेगा। तो देयरफॉर लेट वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देयरफॉर हम ई लेंगे, दैट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट। पहले में हम देखेंगे वो सिंपली किसके बराबर होगा, L1 di1/dt, and for second inductor it is E is simply equivalent to minus L2 di2/dt। क्योंकि ईएमएफ सेम है ना, दोनों में सेम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा क्योंकि पैरेलल फैशन है, सो देयरफॉर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होंगे वो सिंपली किसके बराबर होंगे, माइनस L di1/dt, वन रिप्रेजेंट्स फर्स्ट एंड L2 रिप्रेजेंट्स सॉरी दिस टू रिप्रेजेंट सेकंड इंडक्टर, L2 di2/dt। ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं di1/dt किसके बराबर निकलेगा, ये निकलेगा बराबर माइनस E/L1, एंड यहाँ से आपको di2/dt वो किसके बराबर निकलेगा, E-E/L2। ठीक है ना। अब ये हो गया। नाउ एज अ सिस्टम अगर हम लेंगे, जिस तरह हमने अभी पिछले पैरेलल फैशन में, सॉरी सीरीज फैशन में लिया था, अब हम इसी तरह यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सिस्टम लेंगे, यानी उसमें हम लेंगे अगर LP बी दी इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विच इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन का, हम लिखते हैं इक्विवेलेंट, यानी अब अगर हम इन दोनों के बदले एक ही इंडक्टर यूज करेंगे जिसके इंडक्टेंस इन दोनों के बराबर हो, ईएमएफ भी जितना ये प्रोड्यूस करते हैं उतना ही वो भी प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ हम लेंगे एज अ कॉम्बिनेशन, एज अ होल। जब हम लेंगे दोनों को एक ही यूनिट कंसिडर करेंगे तो उस वक्त जो नेट हम लेंगे इंडक्टेंस होगी, लेट LP बी द इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज बोथ द टू दीज इंडक्टर्स विच आर इन पैरेलल, एंड उसमें हम आई लेते हैं करंट थ्रू इट। ठीक है ना, और उसी जो कॉम्बिनेशन में लेते हैं उसमें हम लिखते हैं करंट थ्रू इट। करंट इसमें से कितना, मैं शॉर्ट वर्ड्स में शॉर्ट पोर्शन में यहाँ पे लिखता हूँ, आप इस तरह भी लिखते हो, लेट LP बी द इक्विवेलेंट self inductance of the two inductors connected in parallel and I be the current through it at any instant। देन बेटा आई किसके बराबर होगा, क्योंकि आई यहाँ पे ई नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ई सेम है, तो यहाँ पे करंट वेरी हो रहा है, सिंपली आई किसके बराबर होगा, इट इज I1 प्लस I2। ऑब्वियसली जितना हम करंट इसमें से सेंड करते हैं वो करंट सिंपली इसके बराबर, इसमें कितना पास हो इसमें कितना पास हो, तो नेट करंट सिंपली I1 प्लस I2, यहाँ पे भी आपको आई ही मिलेगा वापस, तो देयरफॉर आई सिंपली इक्विवेलेंट I1 प्लस I2। सो वही मैंने यहाँ पे लिखा आई सिंपली इक्विवेलेंट I1 प्लस I2। नाउ डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें इक्वेशन यहाँ पे निकली हुई है di1/dt, तो देयरफॉर विल डिफरेंशिएट इट। तो ठीक है ना, तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सो सिंपली दैट इज di/dt इज सिंपली इक्विवेलेंट टू di1/dt प्लस di2/dt निकलेगा ना, निकलेगा ओब्वियसली। यहाँ पे आप देख सकते भी हो बेटा, जैसे हम डिफरेंशिएट करें वो di/dt, di1/dt, di2/dt, वही मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएशन होने के बाद। कोफिशिएंट्स मैंने सारी है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिखे गए, इनको अपना वैल्यू दो बेटा। अब आपको पता है di1/dt भी निकला हुआ, di2 भी, तो देयरफॉर आपको di/dt निकला, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉम्बिनेशन, आपको यहाँ पे निकलेगा, दैट इज सिंपली इक्वल। ये किसके बराबर निकला था, माइनस E/L1, तो ये था प्लस माइनस हो गया माइनस E, सॉरी मैं कैपिटल E ले रहा हूँ, मैं स्मॉल E लिया, इट इज माइनस E/L2। ठीक है ना, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉम्बिनेशन। अब जैसे ही हमें पता चला रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉम्बिनेशन में निकला, तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो हम लेंगे लेट E
be the induced EMF produced in the equivalent inductor when the rate of change of current is, say when the rate of change of current is डी आई बाई डी टी। जब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकला डी आई बाई डी टी तो उस वक्त हम ई एम एफ ई कहते हैं, उस कम्बिनेशन में है। तो देयरफॉर बेटा आपका जो ई है सिंपली किसके बराबर आएगा, सिंपली माइनस एल पी इंटू डी आई बाई डी टी, है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो देयरफॉर ई हमें निकला कि नहीं निकला, तो यहाँ से बेटा आप डी आई बाई डी टी निकाल सकते हो। डी आई बाई डी टी किसके बराबर आएगा, माइनस ई डिवाइड बाई एल पी, ठीक है ना। तो देयरफॉर हमने पिछली इक्वेशन भी कहीं पे की थी, ये वाली इक्वेशन, पुट इट एज इक्वेशन फर्स्ट, पुट इट एज इक्वेशन सेकंड। ये वाली इक्वेशन मैंने ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट ली है, तो इसको मैंने इक्वेशन सेकंड लिया है यहाँ पे, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो इनके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों सेम है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे माइनस ई डिवाइड बाई एल पी is simply equivalent to minus e डिवाइड बाई L1 माइनस e डिवाइड बाई L2। अब e दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको बचेगा 1 बाई एल पी इज सिंपली इक्वलेंट टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। सो दिस गिव्स अस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द inductors, that is reciprocal of the equivalent, this inductance is simply equivalent to the reciprocals of the individual inductances of the inductors। तो ये हमें एक्चुअली दिखाता है कि जो जब हम इंडक्टर्स को पैरेलल फैशन में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो इक्विवेलेंट हमें निकलती है इंडक्टेंस वो रेसिप्रोकल में होती है, सिंपली इक्विवेलेंट टू द रेसिप्रोकल ऑफ द टू इंडिविजुअल इंडक्टर्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर दीज वर द अरेंजमेंट्स व्हिच यूजुअली हमने देखे अरेंजमेंट्स व्हाइल कनेक्टिंग इन सीरीज और इन पैरेलल्स। आई होप बहुत ईजी भी है, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड in the inductor, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है वहाँ पे इंडक्टर में, क्योंकि जब हम करंट इसमें पास करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्चुअली एनर्जी स्टोर होती है, तो वही हमने देखनी है किस तरह होती है और कितनी एनर्जी वहाँ पे स्टोर होती है, वो बेटा हमने लिखनी है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि अभी एक में सीरीज फैशन में आपने देखा कि नेट इंडक्टेंस इंक्रीज होती है जब हम दो इंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज फैशन में, बिकॉज वहाँ पे L1 प्लस L2 कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस उसको ऐड होता है, यहाँ पे वो रेसिप्रोकल में है, तो यहाँ पे नेट इंडक्टेंस डिक्रीज होती है, ठीक है ना। अभी देखो हम कंसिडर करेंगे कि जैसा हमने भी किया कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, उसको हम कनेक्ट करते हैं किसी इंडक्टर के साथ, इंडक्टेंस L। जैसे ही करंट स्टार्ट करेगा, जैसे अपने सोर्स को लगाया बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमारे बैटरी कनेक्ट करते हैं एक इंडक्टर के साथ, तो जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया इंडक्टर के साथ, बैटरी को ऑन किया, तो बैटरी ऑन होने की वजह से करंट उस इंडक्टर में पास होगा। तो जैसे जैसे करंट ग्रो करेगा उस इंडक्टर में, ओब्वियसली करंट जब ग्रो करेगा देन वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पे एक्चुअली सेल्फ इंडक्शन की वजह से वहाँ पे क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन की वजह से वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, सेल्फ इंडक्शन की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट होगा इंडक्टर में, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ इट विल अपोज द कॉज, कॉज क्या है, ग्रोथ ऑफ द करंट, ठीक है ना। यानी ये एक इंडक्टर है, इस इंडक्टर को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ, ठीक है ना। जैसे हम की को क्लोज करते हैं बेटा, करंट विल स्टार्ट ग्रो थ्रू दिस इंडक्टर, जैसे करंट ग्रो करेगा अकॉर्डिंगली, जैसे करंट ग्रो करेगा, करंट ग्रो होने की वजह से सेल्फ इंडक्शन की वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा, अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द कॉज, कॉज क्या है, ग्रोथ ऑफ द करंट, सो वो ग्रोथ ऑफ द करंट को अपोज करेगा, दैट इज दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट थ्रू इट। तो जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है ना बेटा, ये जनरल सोर्स है, जनरल सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इसको मोर एनर्जी इस पे लगानी पड़ेगी, इट हैज टू स्पेंड मोर एनर्जी इन सेंडिंग द करंट थ्रू द सर्किट अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसको मोर एनर्जी सेंड करनी पड़ेगी इस सर्किट में, एनर्जी जिस करंट को इंक्रीज करने के लिए अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पे अपोज कर रहा है, तो देयरफॉर बैटरी को और काम करना पड़ेगा, इसको और एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। दैट इज वही मैं कह रहा हूं कि जो द सोर्स ऑफ ईएमएफ हैज टू स्पेंड एनर्जी इन सेंडिंग द करंट, मोर एनर्जी इन सेंडिंग द करंट थ्रू द सर्किट अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। वही एनर्जी जो स्पेंड करता है ना ये सोर्स इस ईएमएफ के खिलाफ,
इस इंडक्टर में वही स्टोर होती है, इस इंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वही एनर्जी इसमें क्या स्टोर होती है, मगर किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ही नंबर फर्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंडक्टर में जब एनर्जी स्टोर होती है ना, वो रिजाइड करता है इन इट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। That is, energy stored in an inductor resides inside in it in the form of magnetic field. ओके, तो देयरफॉर फिर से मैं बता रहा हूं कि इस बैटरी को और काम करना पड़ेगा, बैटरी को मोर करंट सेंड करना पड़ेगा इस करंट को, इसमें करंट को ग्रो करने के लिए, बिकॉज वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको अपोज कर रहा है, तो उसको और काम करना पड़ेगा। जो ये एनर्जी यहाँ पे स्पेंड करता है, जो एनर्जी सेंड करता है इस सोर्स को इस ईएमएफ के खिलाफ, वही एनर्जी इस इंडक्टर में स्टोर होती है, बट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, now move forward us. Initially अगर हम लेंगे, initially for example that's initially at time t is equivalent to 0, जब हमारे पास initial time 0 है, current in the inductor is 0, that's इंडक्टर में जो करंट है वो भी कितना है, वो भी 0 है। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद हमने जब स्विच ऑन किया, करंट इसमें फ्लो हो गया, तो करंट विल स्टार्ट ग्रो। तो लेट इसमें फॉर एग्जांपल हम कहेंगे at any instant the current in the inductor is I, किसी भी इंस्टेंट पे, at any instant, किसी इंस्टेंट पे, एट इंस्टेंट टी, जो करंट हमारे सर्किट में है वो कितना है बेटा, वो करंट आई है। ठीक है ना, तो करंट ग्रो हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा, क्योंकि करंट ग्रो हो रहा है ना फ्रॉम 0 टू आई, तो देयरफॉर इनिशियली 0 था करंट, उसके बाद के कुछ टाइम पे करंट इंडक्टर में आया है, एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट किसी भी टाइम पे एट दैट टाइम इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट at that instant is simply equivalent to di by dt। जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दैट करंट उस इंस्टेंट टी पे जो ग्रो हुआ ना करंट, वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज सिंपली डी आई बाई डी टी। अभी आपने पढ़ा, एज वी नो, भी हमने पढ़ा, तो इंड्यूस यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहाँ पे जनरेट हुआ, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ले लो बेटा, इट इज एल डी आई बाई डी टी। ओनली मैग्नीट्यूड, डोंट टेक साइन इन इट, बिकॉज जो साइन वहाँ पे दिखाता है वो दिखाता है हमें कि अपोशन हो रही है, वो हमको ऑलरेडी पता है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले रहे हैं। अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ एक कांस्टेंट करंट सेंड कर रहा है थ्रू इस इंडक्टर किसी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है ना, ये मैं थोड़ा सा लिखूंगा, इफ द सोर्स ऑफ EMF sends a constant current I through the inductor for a small time dt। अगर कुछ कांस्टेंट करंट ये सेंड कर रहा है सोर्स, बैटरी कांस्टेंट करंट सेंड कर रही है किसी छोटे टाइम के लिए, किसी छोटे टाइम फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt, तो देयरफॉर ऑब्वियसली बेटा वहाँ पे तो छोटा काम होगा, क्योंकि इसने तो काम करना है ना अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। देन द स्मॉल वर्क डन, देन द स्मॉल वर्क डन बाय द सोर्स, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द ईएमएफ, वो किसके बराबर होगा बेटा, डी डब्ल्यू, किसके बराबर है, ई डी क्यू। तो सिंपली वो किसके बराबर होता है, ई डी क्यू। सो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हमने करंट देखा, ग्रो किया, ग्रो की होने करंट होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जब जनरेट होगा तो अपोज करेगा इस ग्रोथ ऑफ करंट को, तो बैटरी को और काम करना पड़ेगा, तो वही काम स्टोर होता है इंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे बेटा अगर हम कहेंगे जो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ वो आपको पता है किसके बराबर है, लेकिन अगर ये जो बैटरी है ना ये कांस्टेंट करंट किसी छोटे टाइम इंटरवल के लिए सेंड कर रही है ऊपर, तो देयरफॉर जो छोटा सा काम वहाँ पे होता है इस छोटे से टाइम इंटरवल में जिसमें करंट एक्चुअली कांस्टेंट रहा, वो छोटा सा काम डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा, वो सिंपली होगा आपके पास बेटा दैट्स इंड्यूस्ड, मैंने यहाँ पे सॉरी, that simply will be equivalent to E into I, that sorry this is E, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये करंट की बात नहीं हो रही, that simply will be equivalent to the voltage times the charge, that is simply voltage, that's induced EMF कितना जनरेट हुआ मल्टीप्लाई बाय छोटी सी जो चार्ज है ना वो कितनी जनरेट हुई छोटे से टाइम इंटरवल में। तो भी काम हमने बहुत कम किया है, छोटा सा काम किया है, दैट्स वो छोटा सा काम सिंपली किसके बराबर होगा, पोटेंशियल टाइम्स कितनी वहाँ पे चार्ज जनरेट हुई। इस डी को बेटा सिंपली हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है चार्ज किसके बराबर होता है, दैट चार्ज होता है बराबर करंट इनटू टाइम। तो देयरफॉर वी कैन रिप्लेस, वी कैन राइट इट एज ई इनटू डी क्यू आई इनटू डी टी।
बिकॉज ये डी क्यू है, दैट्स वाई यू हैव टू राइट इट एज डी टी. तो यू हैव टू रिमेंबर जो काम यहाँ पे, दैट्स द स्मॉल वर्क डन विच इज डन बाय द सोर्स अगेंस्ट द ईएमएफ, दैट सिंपली इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल दैट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड टाइम्स द चार्ज जनरेटेड देयर, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू ई इनटू डी क्यू वी सिंपली इक्विवेलेंट आई डी टी. ठीक है ना बेटा. तो देयरफॉर आप ई को अपना वैल्यू दो. ई किसके बराबर, एल डी आई बाई डी टी. तो देयरफॉर बेटा ई को जब हम अपना वैल्यू देंगे दैट्स एल डी आई बाई डी टी इंटू बचा क्या, आई डी टी. डी टी डी टी डी टी डी टी गया, बचा क्या. तो देयरफॉर डी डब्ल्यू इज सिंपली इक्विवेलेंट एल आई डी आई. ये बचा हमें छोटा सा काम जो वहां पे हो रहा है. तो देयरफॉर टोटल कितना काम होगा, नाउ द नेट और द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट्स टोटल. नाउ टोटल amount of work done by the source of EMF कहाँ तक, till current increase from I is equivalent to 0 to final current I. यानी कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क, सारा काम कितना करेगा अभी आपका आउटर सोर्स, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ करंट को इंक्रीज करने के लिए फ्रॉम जीरो टू आई, यानी कि फ्रॉम इसको चेंज करना है ना करंट फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम. पहले हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था कि हमने छोटे टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट करंट होगा तो हमें काम इतना मिला था. अब कह रहा कि सारा काम कितना करना पड़ेगा इस आउटर सोर्स को, इस सोर्स को, सोर्स ऑफ ईएमएफ को करंट को इंक्रीज करने के लिए फ्रॉम जीरो टू आई. तो सिंपली वी कैन कैलकुलेट दैट बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन. ठीक है ना. वो हम सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को. सो विल इंटीग्रेट इट, we can calculate the integrating dw into integral of कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू आई. ठीक है ना, एल आई डी आई. ठीक है ना बेटा. तो देयरफॉर डी और इंटीग्रल कैंसल आउट विच गिव्स अस द टोटल वर्क डन. अब इसमें से कांस्टेंट क्या है, एल, वो तो बाहर आएगा. एल इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू आई, आई डी आई. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ आई विथ रेस्पेक्ट टू आई, ये आई है तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर बाई टू. तो देयरफॉर इट इज एल इंटू आई स्क्वायर बाई टू बिटवीन लिमिट जीरो टू आई. अब यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो देयरफॉर लिमिट देने की जरूरत नहीं है. तो देयरफॉर इट विल बिकम 1/2 एल आई स्क्वायर. ठीक है ना. सो इट इज 1/2 एल आई स्क्वायर. सो दिस इज द वर्क डन. इतना काम करना पड़ेगा किसको, सोर्स ऑफ ईएमएफ को, करंट को इंक्रीज करने के लिए फ्रॉम जीरो टू आई मैक्सिमम वैल्यू. ये वर्क डन एक्चुअली विच इज डन बाय द सोर्स, दैट सोर्स ऑफ ईएमएफ इन बिल्डिंग अप द करंट फ्रॉम जीरो टू आई नॉट इज स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड. देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर कितना है, तो फिर से मैं दो, दिस इज दिस वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन बिल्डिंग अप द करंट फ्रॉम जीरो टू आई इज स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी. सो देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड कितना है, देयरफॉर तो एनर्जी stored inside the inductor is simply U is equivalent to W is equivalent to 1/2 Li square. इतनी एनर्जी आपका इंडक्टर स्टोर करता है खुद में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक एनर्जी. तो देयरफॉर फिर से ये इक्वेशन गिव्स अस एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. इसमें आपने याद रखना ये जो एनर्जी स्टोर होती है ना इंडक्टर में, इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ. यानी कि एक्चुअली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ईएमएफ कन्वर्ट होती है, दैट्स एनर्जी स्टोर इनसाइड द इंडक्टर. ये खुद वहाँ पे जनरेट नहीं होते, ऐसा मत सोचो कि वहाँ पे खुद ही एनर्जी आ गई. इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एक्चुअली इट इज द एनर्जी ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ, वो बैटरी की एनर्जी है, वही कन्वर्ट हुई है एनर्जी ऑफ द मैग्नेट, एनर्जी इनसाइड द इंडक्टर विच इज मैग्नेटिक फील्ड. तो देयरफॉर द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ. नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड, द एनर्जी रिजाइड्स इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. आपको ऑलरेडी पता है. लेकिन मसला है, अगर जो हमने यहाँ पे सोर्स ऑफ ईएमएफ लिया था वो मैंने एक्चुअली बैटरी ली थी, इट्स अ डीसी करंट. लेकिन अगर हम कहीं कभार सोर्स ऑफ ईएमएफ एक अल्टरनेटिंग सोर्स लेंगे, एक्चुअली अल्टरनेटिंग सोर्स तो है ना वेरिंग सोर्स होता है, उसमें दो पोलैरिटीज होती है, पॉजिटिव पोलैरिटी एंड नेगेटिव पोलैरिटी. इसमें दो हाफ्स होते हैं, अपर हाफ एंड लोअर हाफ. क्योंकि इसमें क्या काम होता है, अगर हम अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ लेंगे ड्यूरिंग वन हाफ, फॉर एग्जांपल एक हाफ साइकिल में एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर फ्रॉम द सोर्स. इस हाफ में एनर्जी फॉर एग्जांपल स्टोर होगी किसमें, इसी इंडक्टर में फ्रॉम द सोर्स. इस हाफ में एनर्जी स्टोर होगी इन द इंडक्टर.
So therefore in one half cycle energy stored in the inductor from the source, and during the next half cycle, इस next half cycle में, ये जो next half cycle आ रहा है, during the next half cycle the same amount of energy is returned to the source. same इस second half में वो उतनी ही energy जितनी इसने पहले half में store की थी इंडक्टर ने, उतनी ही energy इंडक्टर रिलीज करेगा, वापस देगा इस सोर्स को. इन द वही मैं कह रहा हूं, in the second half the same amount of energy is returned to the source. So it is for this reason that average electric power of an inductor is zero. ये हमें आगे पढ़ना भी है, निकालना भी है. इसी रीजन के लिए हम के लिए अभी मैं छोटा सा आपने सिंपल में याद रखो ये कि एवरेज पावर जो होता है ना स्टोर होता है, दैट इज द एवरेज इलेक्ट्रिक पावर इंडक्टर का, वो जीरो होता है. क्यों? फर्स्ट हाफ में स्टोर करता है, सेकंड हाफ में रिलीज करता है, सिंपल में. सो देयरफॉर दिस वाज बेटा एक्चुअली दिस ऑल अबाउट द सेल्फ इंडक्शन. अब इसमें एक और पार्ट रह गया, दैट इज सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सॉलिनॉइड हमने पढ़ना है, उसके साथ सॉलिनॉइड में एनर्जी होगा, तो देन वी विल गो फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन.